पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज बीरभूम सहित कई मामलों पर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विरोधी दल बीजेपी के विधायकों ने टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ विधानसभा में जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की और सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही बीजेपी विधायकों ने कागज के टुकड़े फाड़कर स्पीकर पर उड़ाए और बेल में उतरकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के बाद टीएमसी के विधायक भी बेल में उतर गए और आपस में भिड़ गए। इसके बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, नरहरि महंतो और दीपक बर्मन और शंकर घोष को निलंबित कर दिया गया। वहीं बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विधायक मनोज तिग्गा पर विधानसभा में हमला किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया गया और विधानसभा गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। 2 दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल में अलग अलग विभाग से कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, जिसका असर पूरे भारत में देखने को मिला। चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे छोटे छोटे कर्मचारी हो, सभी इस हड़ताल में शामिल हुए और अलग अलग राज्यों में इसका असर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमाम ऐसे राज्य थे जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनकी तरफ से यह संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि 2 दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, वो अपने संघर्ष और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों की तरफ से तर्क यही दिया जा रहा है कि जो कर्मचारियों की मुख्य मांगे उनको मान लिया गया है, लेकिन जो कुछ मूलभूत मांगे हैं उनको लेकर कमेटी गठित करी गई है और जो लंबित पड़े हैं मामले उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों की मुख्य मांगे कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगों को माने, लेकिन सरकार की तरफ से यही तर्क दिया जा रहा है कि जो मांगे हैं उनको तुरंत माना नहीं जा सकता। कुछ फॉर्मेलिटीज होते, कुछ प्रोटोकॉल होते जिसके तहत मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पंजाब में कप्तान की कुर्सी संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। फिर चाहे वो आम जनता को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाना हो या फिर विधायकों की पेंशन में से कटौती करना हो, मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने वादों के पिटारों में से एक और बड़ा फैसला किया है। बता दें कि दिल्ली की तर्ज पर डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को अपना राशन लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है और दूसरी तरफ दुनिया डिजिटल हो चुकी है। कोई भी सामान ऑर्डर करने पर आपके घर पहुंच जाता है। गरीब लोगों को अपना राशन लेने के लिए दिहाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। बुजुर्ग माताएं 2-2 किलोमीटर तक जाकर डिपो से राशन लेकर आती है। भगवंत मान ने कहा कि अब पंजाब बदल रहा है, पंजाब की जनता बदलाव चाहती है। अब आम आदमी का हक कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई है और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी 5 सालों तक आम जनता के हित में काम करेगी और आम जनता के हित में फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद से एक बार फिर से अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच तकरार देखने को मिल रही है। 28 मार्च को लखनऊ में सपा गठबंधन के विधायकों की बैठक में आमंत्रण न मिलने से नाराज शिवपाल यादव दिल्ली पहुंच गए। 26 मार्च को सपा मुख्यालय में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवपाल को आमंत्रित नहीं किया गया, तो नाराज शिवपाल ने पत्रकारों से कहा था कि वे अपने गृह जिले इटावा में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। वहीं इटावा में रविवार को हुए एक समारोह में शिवपाल यादव ने कहा था कि हमें हनुमान की भूमिका को याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही भगवान राम ने लंका में युद्ध जीता था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश के साथ आ गए थे और शिवपाल अपनी परंपरागत जसवंत नगर सीट से सपा के चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर दम तोड़ती नजर आ रही है। बीते 24 घंटों में 1270 नए मामले सामने आए और 31 मरीजों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 15,800 के करीब पहुंच गई है। बता दें कि अब तक देश में कोरोना के वायरस के 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं,
जिनमें से 4 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 5,21,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 183 करोड़ के पार पहुंच गया है। वैक्सीन की बात करें तो 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 1.25 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना के मामलों पर लगाम लग चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कोरोना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के हालातों का असर अब कच्चे तेल के दामों पर भी साफ दिखाई देने लगा है, जिसका असर हमारे आसपास के पेट्रोल पंप और तेल की कीमतों में भी साफ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आटा से डाटा तक, सीमेंट, सरिया, दवाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, फल, सब्जियां, जमीन, बस, ऑटो किराया, स्कूल फीस, दूध, घी, तेल सब महंगा होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 6 दिनों से एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी का इस बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ इस महंगाई ने भी पसीना निकाला हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इन लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर सरकार कितनी जल्दी लगाम लगा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों ने लोगों के पसीने छुटा दिए। महंगाई पहले ही चरम सीमा पर थी और ऐसे में निरंतर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रोजमर्रा की चीजें, खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां महंगी होगी। ऐसे में लोगों से हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि सरकार इस महंगाई पर लगाम लगाए, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। आज भी डीजल पेट्रोल पर 30-30, 35-35 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अब डीजल पेट्रोल आने वाले दिनों में 100 को पार कर सकता है। दक्षिण हरियाणा की फसलें अब हरी भरी होंगी और खेतों में लहराएंगी। लिफ्ट इरिगेशन का जो सपना पहले देखा गया था, अब उसे और भी ज़्यादा पंख लगेंगे और उड़ानें भरेंगी। आपको बता दें कि चौधरी बंसीलाल ने दक्षिण हरियाणा में लिफ्ट इरिगेशन को शुरू किया था, हालांकि वो इस समय ख़राब हो चुकी है। अब उसे दोबारा से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी में प्रेस वार्ता की और कहा कि 70 करोड़ की लागत से लिफ्ट इरिगेशन को शुरू किया जाएगा ताकि किसानों की फसलें हरी भरी हो। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में पानी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को MSP से ज़्यादा भाव प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो दे रही हैं, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। वहीं भिवानी में नगर परिषद घोटाले में भी उन्होंने कहा कि SIT बना दी गई है और SIT इस मामले की पूरी जांच करेगी। वहीं किसानों के मामले में कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री ने 28% जो बजट है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा दिया है, जिससे किसानों को और अधिक फ़ायदा होगा और कृषि का बजट बढ़ाने से किसान और अधिक खुशहाल होंगे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अरुण हत्याकांड मामले में बीते 13 महीने से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रही वार्ड नंबर 14 की पार्षदा रूबी सोदा आज नगर निगम की बजट मीटिंग में पहुंची। रूबी सोदा के मीटिंग में पहुंचते ही निगम की मीटिंग में जोरदार हंगामा शुरू हो गया, जहां एक तरफ कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद रूबी सोदा की गिरफ्तारी और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग पर अड़ गए, वहीं भाजपा पार्षद रूबी सोदा के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। निगम की मीटिंग में हंगामा बढ़ते देख अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अधिकारियों से रूबी सोदा की सदस्यता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन अधिकारियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अगले आदेशों तक नगर निगम की मीटिंग टाल दी। मीटिंग टलने के बाद जहां पार्षदों में रोष दिखाई दिया, वहीं भाजपा के विधायक असीम गोयल ने शक्ति रानी शर्मा के इस फैसले को लेकर उन पर कई सवाल खड़े किए और इसके साथ साथ भाजपा पार्षद भी शक्ति रानी शर्मा को उनके वादों और आज की मीटिंग टालने के फैसले को लेकर घेरते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस पूरे मामले में बता दें कि 13 महीने से पार्षदा रूबी सोदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रही हैं और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि आने वाली अप्रैल की 11 या 12 तारीख को रूबी सोदा का चंडीगढ़ में लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 2 दिन की ट्रेड यूनियन की हड़ताल जारी है और ऐसे में इस वक्त हम
कमला नेहरू पार्क में मौजूद हैं, जहां कई ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी यहां पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि सरकार जिस तरह से निजीकरण कर रही है या जो ठेकेदारी प्रथा या अन्य विभागों में निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरोध में लगातार 2 दिन की ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो आह्वान किया गया है उसकी शुरुआत आज से की गई है। चाहे रोडवेज यूनियन हो, चाहे नगर निगम यूनियन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, तमाम यूनियन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हड़ताल 2 दिन तक चलेगी। हालांकि इस हड़ताल के चलते लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि हड़ताल से कितना असर होगा। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते नारनौल में राज्य परिवहन पर जो हड़ताल का असर है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं मेरे पीछे राज्य परिवहन का डिपो है, नारनौल बस स्टैंड है। यहाँ से बसों का आवागमन जो है, बसों का आना जाना पूरी तरह से आम दिनों की तरह से चल रहा है। हड़ताल का कोई भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसी तरह जो अन्य कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय है, उनमें भी हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिला। पूरी तरह से सरकारी कार्यालयों में कामकाज आम दिनों की तरह जारी रहा। कुरुक्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला। कुरुक्षेत्र डांड मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग इसमें घायल हो गए। दरअसल पंजाब का एक परिवार था जो हरिद्वार गया हुआ था अपने किसी रिश्तेदार का अंतिम कर्म करवाने के लिए। जैसे ही वह देर रात वापस पंजाब लौट रहा था तो कुरुक्षेत्र से डांड मार्ग पर सामने से आ रही एक कार में उनकी गाड़ी टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 2 गंभीर रूप से घायलों को यहां से रेफर किया गया। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है ताकि उनको पोस्टमार्टम के बाद सब सौंपे जा सके। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम की आधारशिला आज नांगल चौधरी के स्थानीय विधायक ने बकायदा नारियल फोड़कर रख दी है। डार्क जोन कहा जाने वाला ये क्षेत्र और खास करके अरावली की पहाड़ियाँ भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसके चलते पानी की यहाँ एक बहुत बड़ी जो है वो मांग काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, जिसको अब हरियाणा सरकार विधायक के द्वारा रखी गई डिमांड पर पूरी करने जा रही है। लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस डैम की नारियल फोड़ के आधारशिला रख दी गई है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जो है इस डैम से कितने लोगों को बेनिफिट होता है। सिरसा के कालांवाली क्षेत्र के गांव बंगू में एक घर की छत गिरने से हादसा हो गया, जिसमें परिवार के मुखिया बलवंत की मौत हो गई। घटना सुबह तकरीबन 6 बजे की बताई जा रही है, जब बलवंत का लड़का सुबह घर से बाहर निकला ही था कि उसके घर की छत गिर गई। उसमें उसके माता पिता दब गए। बलवंत और उसकी पत्नी दोनों को सिरसा के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने बलवंत को मृत घोषित कर दिया। हालांकि उसकी पत्नी को भी मामूली चोटें आई, जिसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की थापिया कार्रवाई कर रही है। रोहतक पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश नवीन उर्फ भंडर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी पर हत्या का प्रयास, लूट, चैन स्नैचिंग, डकैती, अवैध हथियार रखने के करीबन 15 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी ने रोहतक, सोनीपत व भादुगढ़ के एरिया में कई वारदातों को अंजाम दिया हुआ है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। रोहतक के एएसपी कृष्ण लोचप का कहना है कि रोहतक पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला रखी है और ऐसे में 30 वांछित अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिससे कई अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब हत्या के प्रयास, चैन स्नैचिंग, लूटपाट, डकैती जैसी मामलों में 10,000 रुपए के इनामी बदमाश नवीन उर्फ भंडर को भी गिरफ्तार कर लिया है। भंडर अपने साथियों के साथ मिलकर रोहतक, सोनीपत के आसपास कई जिलों में वारदात को अंजाम दे चुका है। वहीं भंडर ने अभी तक लगभग 15 वारदातों का खुलासा भी हुआ है। आज भंडर को अदालत में पेश कर उस अदालत से रिमांड लिया जाएगा ताकि और भी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर आज पूरे देश में
2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। शिमला में भी सीटू के बैनर तले पंचायत भवन से लेकर शिमला के उपायुक्त कार्यालय तक एक रैली का आयोजन किया गया, जिसके बाद सीटू के बैनर तले विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा का कहना है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में युवाओं के साथ आउटसोर्स में भर्ती कर युवाओं के भविष्य के साथ सरकार जो है कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर या फिर आशा वर्कर की बात करें तो आशा वर्कर को भी नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। उनको भी जो है उनका कहीं न कहीं वेतन बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। वहीं विभिन्न संगठनों के लोग आज जो है सीटू के बैनर तले शिमला समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं विजेंद्र मेहरा का कहना है कि यह हड़ताल शिमला में 2 दिन चलेगी। वहीं पूरे देश में करीब करोड़ों की संख्या में लोग जो है इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने वाले हैं। सोलन के बड़ौद में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। एक जो ट्रक है एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था कि सामने से बस आ गई और वो चालक है उसमें घबरा गया और अपने जो वाहन पे है नियंत्रण नहीं रख पाया। यही वजह रही कि जो ट्रक का पिछला हिस्सा है वो बस के साथ में जा टकराया और ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। गनीमत ये रही कि जो भी उसमें 3 लोग सवार थे वो सभी सुरक्षित है। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। अब उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक बताई जा रही है और जैसे पुलिस ने इस पूरी घटना पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। समालखा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात भी समालखा में जीटी रोड स्थित एक ढाबे के पास कुछ युवकों में कहासुनी हो गई, जिसमें कई युवकों ने मिलकर एक युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं वह परिवार में इकलौता था, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि युवक जो है वह खाना खाने के लिए ढाबे पर गया था और अन्य कई युवकों के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिस पर युवकों ने उसको चाकू गोद कर हत्या कर दी है। हालांकि पिता ने उन युवकों की पहचान कर ली है और उनके नाम से उनकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस मामले को लेकर गंभीर है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।